हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है इस रिकॉर्डिंग के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, वो एक फाइनल टॉपिक जो हमारा रहता है प्रैक्टिस मैनेजमेंट का, क्वालिटी कंट्रोल वाला। हम लोग आज ये टॉपिक ख़त्म करेंगे और इसके बाद हमारा प्रैक्टिस मैनेजमेंट विल बी ओवर। इसलिए आपसे अभी से रिक्वेस्ट है, अगेन मैं हर रिकॉर्डिंग में जब से प्रैक्टिस मैनेजमेंट करा रहा हूँ, हर एक लेक्चर में मैंने बोला है कि यार देखिए, बुक से लाजमी पढ़ें, डोंट लीव द बुक। मेरा आपको हर एक चीज़ समझा देने का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता है। यू हैव टू रीड द बुक, बिकॉज मैं आपको मटीरियल नहीं दे रहा पेपर में लिखने के लिए, मैं आपको टेक्निक दे रहा हूँ। मटेरियल लिखने के लिए आपको बुक से चाहिए होता है, वो पढ़ें। अगर कुछ नहीं समझ आता, यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अगर मैं आपको आज के टॉपिक के बारे में बताऊं, तो वो अगेन हमारा होगा क्वालिटी कंट्रोल। अगर आपको याद हो तो पिछली जितनी भी प्रैक्टिस मैनेजमेंट के लेक्चर्स हम लोगों ने कवर अप किए हैं, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने ऑडिट फीस के बारे में पढ़ा था। 5 चीजें थी बेसिकली प्रैक्टिस मैनेजमेंट, और प्रैक्टिस मैनेजमेंट खुद उठ के कहाँ से आता है? एथिक्स एंड प्रोफेशनल इश्यूज के अंदर। जो प्रोफेशनल इश्यूज का मेमोरिक दिया था मैंने, मैप आए, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग था, ऑडिटर्स लायबिलिटी था, उसी के बाद पी से शुरू होता था प्रैक्टिस मैनेजमेंट, और फाइनल होता था इम्पैक्ट ऑन ऑडिट। ये प्रैक्टिस मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था कि यार देखो, एथिक्स एंड प्रोफेशनल इश्यूज का जो क्वेश्चन होगा, वहां पे आपसे नहीं पूछेगा प्रैक्टिस मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्योंकि एक सेपरेट बिल्कुल टॉपिक है। हमने एथिक्स एंड प्रोफेशनल इश्यूज खत्म कर लिए थे। प्रैक्टिस मैनेजमेंट का एक सेपरेट टॉपिक था बिल्कुल, जिसमें सबसे पहले 5 चीजें आती थी: क्वालिटी कंट्रोल, टेंडर कैसे बनाते हैं, क्या होता है टेंडर, ऑडिट फीस के बारे में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एडवर्टाइजिंग एंड प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज। अब भाई, अगर गौर किया जाए तो ये जो ऑडिट फीस है ना, ये हम लोग पहले कर चुके हैं प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर। फिर उसके बाद हमने किया था एडवर्टाइजिंग, खत्म किया था। फिर हम लोग आए थे, हमने प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज खत्म किए थे अपने, और टेंडर भी खत्म कर दिया था। इन सब टॉपिक्स के लिए जो 4 टॉपिक्स हैं, मैंने आपको कुछ चीजें दी थी, टेक्निक दी थी कि कैसे पेपर में आप सॉल्व करोगे। मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, ठीक है? उसी तरीके से उन्हीं चीजों को यूज करते हुए आपने अपना पेपर सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। क्वेश्चंस हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे इनके लिए, लेकिन आपको की चीजें याद होनी चाहिए जो जो मैंने आपको बताई है। जैसे अगर मैं प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज में आ रहा हूं, तो मैंने 10 डिफरेंट चीजें बताई थी जो प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज में, और आपका एग्जामिनर मैक्स पूछ सकता है, वो ये 10 चीजें थी। और फाइनल 10th चीज के अंदर भी 3 चीजें फर्दर होती हैं, यानी कि टोटल 13 चीजें हो गई। हर एक चीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की है। आज का हमारा टॉपिक है रिमेनिंग जो एक रह जाता है, विच इज प्रैक्टिस मैनेजमेंट का क्वालिटी कंट्रोल। और काइंडली पीछे से आवाज इग्नोर करें, मैं आया हुआ हूँ अपने विलेज, तो उस वजह से शायद आपको पीछे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो ज्यादा नहीं होगी। अगर होगी तो मैं ये वाली क्लास नहीं अपलोड करूंगा, ऑब्वियसली मैं दूसरी क्लास को अपलोड कर दूंगा। खैर, इतना बड़ा इशू नहीं होने वाला। लेट्स कम टूवर्ड्स टुडेस टॉपिक, प्रैक्टिस मैनेजमेंट का क्वालिटी कंट्रोल। और इसके साथ हमारा जो लेक्चर, जो टॉपिक्स होंगे प्रैक्टिस मैनेजमेंट के, वो खत्म हो जाएंगे। क्वालिटी कंट्रोल की तरफ आते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, हम लोग क्यों पेपर में यूज करते हैं, और ये ऑडिट की दुनिया में, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे आप जब एक फर्म में होगे तो इस्तेमाल होगा। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि देखो, क्वालिटी कंट्रोल के टॉपिक के अंदर ना 2 किस्म के सेपरेट टॉपिक्स आते हैं। अगर मैं बेसिक्स से समझाना शुरू करूं, क्वालिटी कंट्रोल में 2 किस्म के टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक इसमें आता है क्वालिटी कंट्रोल विद इन द फर्म, और दूसरा टॉपिक इसमें आता है क्वालिटी कंट्रोल इन ईच असाइनमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि यार क्वालिटी कंट्रोल के 2 सेपरेट टॉपिक्स हैं, ठीक है? वेट अ सेकंड। क्वालिटी कंट्रोल के 2 टॉपिक्स हैं, और हर एक टॉपिक का फर्दर आगे ब्रेक डाउन हो। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर पहला टॉपिक हमारे पास आता है कि क्वालिटी कंट्रोल विद इन द फर्म, यानी फर्म के अंदर जो इश्यूज हैं, उनकी क्वालिटी को आपने कैसे मेंटेन रखना है। और हर एक असाइनमेंट, यानी लेट्स सपोज मेरे पास 3 कंपनीज हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, ठीक है? इन तीनों के ऊपर अब ये मेरी एबीसी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जीजेडएस फर्म भी है मेरी एक, ठीक है? और ये फर्म के अंदर जो मैं क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स लगाऊंगा, वो इधर फॉलो करेंगे। और जो हर एक असाइनमेंट, यानी ए कंपनी का अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं, तो उसके लिए सेपरेट क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स होंगे। होता सब कुछ एक ही है, एक ही चीज आपने याद रखनी है, लेकिन वो इंडिविजुअली हर एक असाइनमेंट में फिर आप सेपरेटली अप्लाई करोगे। यानी कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन कहाँ पे आ गई कि भाई फर्म है, फर्म के अंदर आपने क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखना है, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। और एक असाइनमेंट पे, हर एक सेपरेट असाइनमेंट पे आपने कैसे फर्म कैसे कंट्रोल रखना है, वो एक बिल्कुल सेपरेट असाइन, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है और सेपरेट टॉपिक है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वालिटी कंट्रोल विद इन द फर्म के बारे में। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें समझा दूंगा, और फिर हम लोग नीचे मेन टॉपिक की तरफ, हर एक की तरफ मूव करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल विद इन द फर्म के बारे में आप याद रखना है कि यार ये जेनेरिक प्रिंसिपल्स होते हैं इशूड
by the regulatory authority within each country। ठीक है कि भाई ये एक जेनेरिक प्रिंसिपल्स है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर मैं एबीसी फर्म हूं, मेरा कंपटीशन यानी एक्स वाई जी फर्म, उसके लिए सेपरेट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स होंगे, नहीं। अगर मैं इंडिया की बात करूं, वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो बॉडी है वो रेगुलेट करती है पूरे के पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, फर्म्स को रेगुलेट करती है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे अपनी एक बॉडी है। यूके की बात करूं तो वहां पे एसीसीए भी है, आईसीएईडब्ल्यू है, वहां पे ऊपर वो कंट्रोल रेगुलेट करते हैं। तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स होते हैं फॉर विद इन द फर्म, ये इशू किए जाते हैं उस रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से, एंड फॉर ऑल द फर्म्स विद इन दैट कंट्री दीज आर सेम। यानी कि जेनेरिक है तो सेम होंगे सबके लिए, ये सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता खास से। ठीक है। हाँ, अगर कोई फर्म ओवर एंड अबव जाके कोई क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसीजर लगाना चाहती है तो वो वेल एंड गुड, लेकिन अदरवाइज कोई एज सच इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती है, वही चीज होती है जो कि सबके लिए होती है। ठीक है। एक आपने पेपर उठाना है, उसको पढ़ना है जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रूव किया हुआ है, उसको पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद आपने वही सारे प्रोसीजर्स क्वालिटी कंट्रोल के अपनी फर्म के अंदर लगा देने हैं। वो कौन कौन से होते हैं बाद में हम लोग देखेंगे। और इसका हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल, दीज आर सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स जो कि एक फर्म ने फॉलो करने हैं हमेशा। ठीक हो गया। आते हैं हम लोग फाइनल चीज की तरफ के यार, देखो इसकी तरफ आते हैं, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ईच असाइनमेंट। इसके लिए सिर्फ आपने एक चीज याद रखनी है, दीज आर सेपरेट फ्रॉम द प्रोसीजर्स विद इन द फर्म। ये जो फर्म के अंदर आप प्रोसीजर्स लगा रहे होते हैं उससे बहुत ज्यादा सेपरेट होते हैं। सेकंड मैं इसको थोड़ा ज्यादा प्रेजेंटेबल कर दूं ताकि अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो आपको समझ आए। खैर, मैं कह रहा था कि देखो सबसे पहली चीज ये है, ये है, ये है, और यहाँ पे आपने बात याद रखनी है कि ये सिर्फ इसमें एक चीज है कि भाई क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स जो कि फर्म के अंदर है वो एक जेनेरिक प्रिंसिपल होंगे या सेट ऑफ रूल्स होंगे जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना के दे रही होगी। आपने वही सारा का सारा पेज उठाना है, अपनी फर्म के अंदर लगा देना है, और वही प्रोसीजर्स, वही क्वालिटी कंट्रोल की चीजें लगा देनी है, इंटरनल कंट्रोल्स बना देने हैं फर्म के अंदर जो कि बाकी सब फॉलो कर रहे हैं, वही आप भी फॉलो करोगे। हाँ, कोई ओवर एंड अबव कोई ज्यादा बेहतर प्रोसीजर वो तो लगाने ही लगाने हैं जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दिए हुए, क्योंकि भाई अगर उसने दिए हुए तो उसमें कोई ना कोई तो बेहतरी है, तभी उन्होंने बना के दिए हैं, सोच समझ के दिए होंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप उससे कुछ अच्छी चीज भी लगाना चाहते हो ओवर एंड अबव उनको फॉलो करने के बाद, उन जेनेरिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद, तो फिर अपने भी लगा सकते हो, वो फर्म के अंदर की अपनी पॉलिसी होती है। ठीक है। और ये सारी फर्म्स के लिए सेम रहते हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है आपके पास कि भाई इन दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन से हैं P7 के एग्जाम के लिए, एज एन एग्जाम कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई, सीधी सी बात है, दिस इज लेस एग्जामिनेबल, वेयर एज जो आपके ये वाले प्रोसीजर्स होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के हर एक असाइनमेंट के लिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा जब भी क्वालिटी कंट्रोल का कोई टॉपिक आएगा पेपर के अंदर, तो 90 टू 95% ऑफ द चांसेस ये है कि वो इस वाले पोर्शन को टेस्ट करता है, हमेशा इस पोर्शन को टेस्ट नहीं करता। व्हाई? बिकॉज इनको याद रखना बहुत इजी है। दूसरी बात ये है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में रोज बरोज ये काम कर रहे होते हो तो इस वजह से नहीं होता, लेकिन हर एक असाइनमेंट के लिए डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं जहां पे थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। सिनेरियो वाइज हर एक चीज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं तो जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं फर्म के अंदर के, ये आपको एक मैं बता दूंगा कि भाई कैसे करना है, आपने उसी तरीके से इसको करना है अगर पेपर में आ गया, अदरवाइज आता तो है नहीं, लेकिन मैं एक टॉपिक समझाऊंगा आपको। लेकिन अगर मैं बात करूं क्वालिटी कंट्रोल अगर एच असाइनमेंट के लिए, तो भाई जो सिनेरियो आपको दिया गया ना, जो जो एज एन ऑडिटर आपको लगता है कि मैंने ए कंपनी का या एबीसी कंपनी का ऑडिट किया, और उस ऑडिट का आपको मैंने सिनेरियो बना के दे दिया कि भाई ये मैनेजर था वो ये काम करता था, ये ट्रेनीज थे वो ये काम करते थे, ये पार्टनर था वो ये काम करता था, रिपोर्टिंग लाइंस इस तरह की थी, और रिव्यू काम इस बंदे ने किया। ठीक है। आप उस सारे सिनेरियो के पढ़ के आप उस सारे के सारे सिनेरियो को पढ़ के ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुई थी। आगे हम लोग इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी भी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद भी ये चीज ना समझ आई कि कैसे हो रहा है, तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जेनेरिक सी चीज होती है, टेक्निकल चीज होती है, माइंड को इस्तेमाल करो, अपने दिमाग को जो पढ़ा हुआ है इतना बड़ा उसको इस्तेमाल करो, और उसके थ्रू ये देखो कि यार
अगर मैं एक चीज गलत हो रही है, अगर एक ऑडिट हो रहा है तो ऑब्वियसली ट्रेनी ने काम किया होगा, उसका रिव्यू असिस्टेंट मैनेजर ने किया होगा, उसका रिव्यू मैनेजर ने किया होगा, उसका रिव्यू पार्टनर ने किया होगा। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के थ्रू काम हो रहा है तो भाई बिल्कुल ठीक है, कहीं पे भी आपको उसके अंदर मिस्टेक नजर आ रही है, सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई, असाइनमेंट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल ब्रीच हुई है। इन दोनों के अंदर सेपरेट प्रोसीजर्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आते हैं पहले हम लोग इस टॉपिक की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको करते हैं पहले, इसकी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स विद इन द फर्म। मैंने आपको बताया जेनेरिक रूल्स और प्रिंसिपल्स होंगे, वही मैं आपको समझाऊंगा कि जेनेरिक रूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, आपने उन्हीं को हमेशा से फॉलो करना है। ठीक है, मैं आपको सेट ऑफ रूल्स या प्रिंसिपल्स दिखा दूंगा आपके पेपर के लिए, आपने उन्हीं को फॉलो करते हुए अपना आंसर जो है वो लिखना होगा। अगर ये पेपर में आ जाता है, अव्वल तो ये पेपर में आता नहीं है, देयर इज लेस प्रोबेबिलिटी कि ये वाला टॉपिक वो पेपर में टेस्ट करे, बट इन केस आ भी जाए तो यू शुड नो इट एंड यू मस्ट नो इट। सबसे पहली चीज क्या होती है कि भाई, सबसे पहली चीज ये होती है कि यू शुड, a quality control partner within the firm should be appointed who ensures that quality is considered at the highest level। अब अक्सर होता ऐसे, सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास ये वाला हो गया, ठीक है, कि एक क्वालिटी कंट्रोल का आपके पास पार्टनर असाइन हुआ होना चाहिए विद इन द फर्म। एक क्वालिटी कंट्रोल का पार्टनर, देखो आपके पास एबीसी फर्म है, अगर मैं कहता हूँ एबीसी फर्म है, उसमें गोहर भी पार्टनर होगा, उसमें अली भी पार्टनर होगा, उसमें जुनैद भी पार्टनर होगा, उसमें सेपरेट 3-4 बंदे पार्टनर्स होंगे जो कि काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यार, अब मैं कहता हूँ, एक सेकंड प्लीज, अब मैं कहता हूँ कि यार गोहर, अली और जुनैद, इन तीनों में से सीनियर बंदा कौन है? मैं कहता हूँ अली इज द मोस्ट सीनियर, तो मैं, ये भी पार्टनर रहेगा, दिस वन विल बी आल्सो पार्टनर, जुनैद विल आल्सो बी अ पार्टनर, लेकिन मैं कहता हूँ कि अली को थोड़ी सीनियरिटी दे दो और उसको बोलो कि यू आर द क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर। अब गोहर किसी भी असाइनमेंट में जब पार्टनर बनेगा और वो किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा होगा, ट्रेनीज वगैरह सारे ऑडिट करके आ गएंगे, तो आखिर में रिव्यू तो इस पार्टनर ने करना था, क्योंकि ये एक पार्टनर था खुद भी, गोहर ने ऑडिट करना था, गोहर ने रिव्यू करना था, इसके रिव्यू के बाद वो रिपोर्ट फाइनल होती, ऑडिट रिपोर्ट चली जाती। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार अली ज्यादा सीनियर है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसको क्वालिटी कंट्रोल का पार्टनर बनाओ, जब गोहर अपना काम खत्म कर ले तो वो सारा काम किसको रिव्यू कराए दोबारा से? अली को, क्योंकि ही इज मोस्ट मोर एक्सपीरियंस्ड। जुनेद भी फिर यही काम करेगा। ठीक है, अली क्योंकि मोस्ट सीनियर है तो इसके पास शायद कुछ अपने क्लाइंट्स भी हो, तो वो एक दूसरा बंदा कर लेगा उसका रिव्यू। यानी कि हर जगह पे क्वालिटी कंट्रोल का रिव्यू लाजमी होना चाहिए। उसके कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि हर जगह क्वालिटी कंट्रोल का रिव्यू कराओ, एक क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर रखो अपनी फर्म के अंदर जो कि सारी असाइनमेंट्स को ओवरसी कर रहे हो, जहां पर रिस्क ज्यादा हो वहां पे वो उसका रिव्यू करे। इससे क्या होगा कि इट विल इंश्योर कि यार हाईएस्ट लेवल पे यानी पार्टनर लेवल पे एक फर्म पे जाके भी क्वालिटी को कंसिडर किया जाए, क्वालिटी क्वालिटी ना गिरे किसी काम की। ठीक है, पहला पॉइंट आपके पास ये हो गया। दूसरे पॉइंट की तरफ आए तो दूसरा पॉइंट आपका कहता है कि भाई ऑल द प्रोसीजर्स, ऑल द वर्क परफॉर्म should be documented appropriately। कि भाई जितना भी काम आपने एक ऑडिट पे किया है, आप एक ऑडिट करने के लिए गए, आपने प्रोसीजर्स, आपने ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई की, ठीक है, ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई किया, आपने ऑडिट की प्लानिंग की, आपने ऑडिट में फिर प्रोसीजर्स अप्लाई किए, फिर आपने रिपोर्ट किस रिपोर्ट बनाई, किस तरह से बनाई, क्या चीज ध्यान में रखते हुए बनाई, हर एक चीज आपकी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, लिखी भी होनी चाहिए, इट शुड बी साइंड बाय द अप्रोप्रिएट पर्सन वगैरह वगैरह सब कुछ, कि मतलब अप्रोप्रिएटली आपने सब कुछ डॉक्यूमेंट करके रखा हो अपने पास। इससे होगा क्या कि जब चीज डॉक्यूमेंटेड होती है ना तो अगले बंदे को पता होता है, अगर मैं आज क्वालिटी इंपेयर कर देता हूँ, अगर मैं 2 नंबरी कर लेता हूँ किसी किस्म की, तो मेरा काम लिखा हुआ होगा मैंने क्या क्या किया था, तो उस चीज से बच नहीं सकता। कल को अगर मेरा क्वालिटी कंट्रोल का पार्टनर रिव्यू करने के लिए बैठ गया और उसको ये चीज पता लग गई, क्योंकि हर एक चीज डॉक्यूमेंटेड है, काम ठीक नहीं हुआ, वो मेरे से सवाल पूछेगा, तो मैं तो जवाब नहीं देना चाहता, मैं तो एक ऑडिटर हूं, मैं तो डरपोक हूं कि भाई मैं उस चीज का जवाब नहीं देना चाहता कि क्यों मैं गलत काम करूं, मैंने गलत काम किया, मैं नहीं पकड़ाई देना चाहता, मैं नहीं पकड़ना चाहता, सॉरी, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन उठाए, कोई पेनल्टी लगे। इफ यू गाइस डू नॉट नो, तो मैं आपको ये बताते तो जो पार्टनर्स होते हैं ना किसी फर्म के, ऐसा बात नहीं है कि अली क्वालिटी कंट्रोल का पार्टनर था तो बस ये आखिरी हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी, इसके ऊपर कोई नहीं है, नहीं, वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज बैठी हुई है ना,
रेगुलेटरी अथॉरिटीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो बैठी हुई है ना, वो अली के सारे काम को फिर रिव्यू कर रही होंगी। जैसे पाकिस्तान में आई कैप हो गया, यूके के अंदर ICAEW हो गया, ये सारे रिव्यू कर रहे होते हैं काम को सैंपल बेसिस पे। भाई आपने 20 कंपनी को ऑडिट किया था, उस 20 में से 10 कंपनी हमारे पास ले आओ, अली लेके जाएगा इनके पास 10 कंपनीज और इनको भी रिव्यू करा रहे होगा। तो हर लेवल पे काम रिव्यू हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए हर काम आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट होगा तो तभी रिव्यू होगा। भाई आप बैठ के तो अपनी बताओगे ना कि मैंने ये काम ऐसे किया था, इसलिए हर एक चीज को आपने डॉक्यूमेंट भी करना है फिर, ठीक है। नंबर थर्ड पे फिर ये आता है कि यू शुड एंश्योर दैट योर ट्रेनीज एंड स्टाफ आर ट्रेन्ड इन द प्रोसेसेस। कि भाई अगर आपने ट्रेनीज हायर किए हुए, अगर आप ACCA का कोई बच्चा हायर किया है जिसने 3 साल अपनी मेंबरशिप लेने के लिए भी आपके साथ काम करना है, ही इज नोन एज अ ट्रेनी। कोई ICAEW का ट्रेनी होगा, कोई ICAI का ट्रेनी होगा, कोई ICAP का ट्रेनी होगा। उन ट्रेनीज को या फिर वो स्टाफ के अंदर जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं उनको अगर आपने हायर किया हुआ है, तो उनको अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ट्रेनिंग दो, ताकि उनको पता हो कि यार मैं ऑडिट करूँ तो मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट कैसे करना है, मैंने रिव्यू कैसे कराना है, उसको पता हो कि यार मैंने काम कैसे करना है, मैंने प्रोसीजर्स कैसे लगाने हैं, ऑडिट रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, प्लानिंग कैसे करनी है, प्रोसीजर्स कैसे लगाने हैं, रिपोर्ट कैसे बनानी है, ये सारा कुछ उसे आता हो। यानी कि आपने ट्रेनिंग ठीक तरीके से प्रोवाइड करनी है, ठीक है। आगे आता है हैव, मिस कर दिया, द फर्म शुड हैव अ स्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब ये वाला बड़ा आसान प्रोसीजर है, ये तो ऐसे लफ्ज़ है जो कि मैं अगर ना भी समझाऊँ तो आप लोग समझ आ जाएँगे, लेकिन बताना ज़रूरी है। देखो, फर्म के अंदर स्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए, कि ये नहीं है कि हर बंदा जो अप्लाई करे आके बैठ जाए। हाँ, दुनिया के अंदर मसले-मसाइल चल रहे हैं, अकाउंटेंट्स बहुत कम हैं, ऑडिटर्स बहुत कम हैं, फर्म को बंदों की ज़रूरत है, ठीक है, फर्म को बंदे नहीं मिल रहे ऑडिट डिपार्टमेंट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डेस्परेट हो के जो बंदा आपको सीवी फेंके आप उसको हायर कर लो, ऐसा भी नहीं करना आपने। क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो हो सकता है कोई इनकॉम्पिटेंट बंदा आप हायर कर लो जिसको काम आता ही नहीं है, जिसने कभी ऑडिट में काम किया ही नहीं, किसी इंडस्ट्री में काम किया। ऐसे बंदे को आपने नहीं हायर करना। व्हाई? बिकॉज़ ऑडिट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल द लिस्टेड कंपनीज़। जब तक ऑडिट ठीक नहीं होगा, ऑडिट ठीक नहीं होता तो क्या होता है? अगर कोई मिसस्टेटमेंट निकल गई आपकी नज़र से, वो जो मैनेजर आपने हायर किया था, स्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं था, वो इनकॉम्पिटेंट था, काम नहीं कर सकता था ठीक से। अगर उसने आपने उसको हायर कर लिया, उसने जो काम किया उसके ऊपर इश्यूज़ बने। जब उसके ऊपर इश्यूज़ बने और वो काम फिर भी निकल गया, कोई मिसस्टेटमेंट ऐसे ही निकल गई, तो भाई जो इन्वेस्टर बैठा है जिसने कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो तो आपकी रिपोर्ट को देख के इन्वेस्ट करेगा। तो उसकी इन्वेस्टमेंट तो आपने खराब करा दी ना। इस वजह से आपने जब भी किसी को रिक्रूट करना है तो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ होना चाहिए, स्ट्रिक्ट प्रोसेसेस होना चाहिए। एक्सपीरियंस लो उस बंदे का, कि उसका एक्सपीरियंस कितना, उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है। जिस पुरानी फर्म में वो काम करता था, वहाँ से पूछो कि भाई क्या ये बंदा ठीक था या नहीं था। ऐसे सारे प्रोसीजर्स होने चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। यानी कि आपके पास एक स्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए, कि आप सबसे कॉम्पिटेंट बंदे को एक पोजीशन के लिए हायर कर रहे हो। ट्रेनीज के लिए भी ऐसा ही होता है कि जब ट्रेनीज को फर्म रख रही होती है तो सबसे स्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है और सबसे अच्छे ट्रेनीज को रखा जाता है जिनकी एजुकेशन के अंदर उन्होंने अवार्ड्स हासिल किए होते हैं या फिर अच्छी एजुकेशन ली हुई होती है, अच्छे मार्क्स होते हैं, ये वो अटेम्प्ट्स कम होती हैं, ऐसी बात होती है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है, एक और छोटा सा आपको लिखवा देता हूँ कि देखो, इंश्योर करो दैट review process identifies the quality and ensures that right quality is applied। मतलब इसका सिंपल ये बात है कि यार देखो, आपने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का पार्टनर तो रख लिया, आप हर चीज़ का स्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी रख रहे हो, डॉक्यूमेंट कर रहे हो, लेकिन जब रिव्यू हो रहा है किसी चीज़ का, तो उस रिव्यू प्रोसेस के अंदर आप जो क्वालिटी कंट्रोल की डेफिशिएंसीज़ हैं वो आइडेंटिफाई हो, ऐसे प्रोसेस आपने बनाए हुए हो रिव्यू के वक़्त के क्वालिटी कंट्रोल की डेफिशिएंसीज़ जो हैं आप आइडेंटिफाई कर सको। ठीक हो गया? मतलब कि आपके पास जो रिव्यू हो रहा है, वो ऐसा रिव्यू हो, ये नहीं कि थक्कड़ किस्म का रिव्यू हो कि भाई चलो रिव्यू हो गया जाने दो। नहीं, रिव्यू करने वाला भी एक अच्छा बंदा हो। मैंने अली को रिव्यू करने के लिए रखा हुआ था ना, तो वो एक कॉम्पिटेंट बंदा हो। सिर्फ़ एक्सपीरियंस की बेसिस पे नहीं, हो सकता है गौहर ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो सकता है कि जुनैद ज़्यादा कॉम्पिटेंट होता। तो जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट बंदा है उसको रखो, जो कि क्वालिटी को ज़्यादा मेंटेन करा के रख सके और वो क्वालिटी की डेफिशिएंसीज़ को आइडेंटिफाई करे और फिर इंश्योर करे कि कल को ये वाला मसला ना आए आपके पास, ठीक है? इसके बाद एक और चीज़, 2 और 3 और चीज़ें आती हैं आपके पास। जिसमें से ये है कि एंश्योर द कल्चर
एंड एनवायरनमेंट फेवर्स क्वालिटी। मतलब इस बात का क्या है कि यार आप एक ऐसा कल्चर बनाओ अपनी फर्म के अंदर, ये सीनियर मैनेजमेंट का काम है, पार्टनर्स का काम है, क्या वो एक ऐसा कल्चर बनाए फर्म के अंदर, ऐसा एनवायरनमेंट बनाए कि फेवर करे वो क्वालिटी को। कैसे? कि भाई अगर किसी ने क्वालिटी ब्रीच की थी उस पर अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग हो, उस बंदे को पेनलाइज किया जाए। इससे होगा क्या कि जो बाकी मैनेजर्स बैठे हैं, बाकी ट्रेनीज बैठे हैं, वो ये बात इंश्योर करेंगे कि यार कहीं हम लोग ब्रीच ना कर दें क्वालिटी को, हम लोग काम गलत ना कर दें। तो वो ख्याल रखेंगे अपने काम के अंदर, अगर आप हर बंदे को पिनलाइज कर रहे होगे। ठीक है, इसकी क्वालिटी का खास ख्याल रखो। अगर एक एनवायरनमेंट बनाया जाएगा ऐसा, तो आहिस्ता आहिस्ता क्वालिटी खुद ही बेहतर हो जाएगी। फिर आपके पास आ जाता है सेकंड लास्ट के यार, इंश्योर और इंश्योर द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट ऑडिट टीम्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो असाइनमेंट टीम्स। अब इस बात का मतलब क्या है? देखो, होता क्या है कि जो छोटी फर्म्स होती है ना, बहुत छोटी छोटी, उसमें मेजोरिटी काम कौन कर रहा होता है? ट्रेनीज खुद कर रहे होते हैं, और उसका रिव्यू डायरेक्ट जाके सीनियर मैनेजर या फिर पार्टनर लेवल पे हो रहा होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप एक टीम बना रहे हो, एक एबीसी कंपनी का आपने ऑडिट करना है, तो एक ऐसी टीम बनाओ जिसमें एक जूनियर बैठा हो या दो मेजोरिटी जूनियर बैठे हो, फिर उनके ऊपर एक एक्सपीरियंस ट्रेनी बैठा हो जिसके 2-2.5 साल हो गए हो, फिर उसके ऊपर एक सुपरवाइजर बैठा हो जो कि अगेन ट्रेनी हो। इससे होगा क्या कि आपकी जो टीम बनेगी ना, वो अप्रोप्रिएट होगी। हाँ, एज एन ऑडिट फर्म आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जिन ट्रेनीज को आप हायर करते हो उनको काम सिखाना है। उनको काम सिखाओगे कैसे? जब वो खुद बैठ के करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 4 बंदे अगर आपने टीम में रखने तो चारों के चारों आपने ट्रेनीज उठा के फेंक दी, ये भी तो नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो आपने अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ टीम बनानी है जिसमें दो जूनियर्स, मतलब जूनियर्स के लेवल भी हो, उसमें सीनियर ट्रेनीज का लेवल भी हो, फिर उसके ऊपर एक सुपरवाइजर भी हो या असिस्टेंट मैनेजर भी हो जो कि ठीक तरीके से काम हो रहा हो, मतलब अप्रोप्रिएट टीम आपकी एक बनी हुई हो। ठीक है, इससे होगा क्या कि काम की अब जब जूनियर ट्रेनीज अगर आप सारे रख दोगे तो उनको तो नहीं पता ना कि क्वालिटी क्या चीज़ है, उनको तो नहीं पता क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है। तो वो तो अपनी मर्ज़ी से काम ठीक करके आएँगे अपनी जगह पे, लेकिन हो सकता है वो क्वालिटी को मीट ना करता हो, तो उनकी गलती तो ना हो, ये तो टीम बनाने वाले की गलती हो। तो टीम आपने एंश्योर करना है ठीक हो। और फाइनली आ जाते हैं आपके पास कोल्ड रिव्यू। हुँ, कोल्ड रिव्यू। अब ये कोल्ड रिव्यू क्या चीज़ है? कोल्ड रिव्यू की डेफिनिशन मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ द रिव्यू व्हिच इज़ carried out of past audit engagements to identify if there were any issues or quality deficiencies, and ensure that the same mistakes are not again। मतलब कि भाई देखो, कोल्ड रिव्यू कराओ। कोल्ड रिव्यू और हॉट रिव्यू दो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। हॉट रिव्यू क्या होता है कि ऑडिट खत्म होने से पहले ऑडिट एंगेजमेंट का जो रिव्यू किया जा रहा होता है, दैट इज नोन एज हॉट रिव्यू। लेकिन कोल्ड रिव्यू क्या होता है कि ऑडिट खत्म हो गया, फाइल क्लोज हो गई, ऑडिट रिपोर्ट चलेगी, अब आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। साल हो गया, 6 महीने हो गए उस एंगेजमेंट को, लेकिन आपने किसी बंदे को लगा दिया कि भाई इसका कोल्ड रिव्यू करो। कोल्ड रिव्यू का क्या मतलब हो कि भाई उस पूरी एंगेजमेंट को रिव्यू करो और आइडेंटिफाई करो कि कहीं पे हमने कोई क्वालिटी ब्रीच की है, कहीं पे हमारे कोई इश्यूज राइज हुए, और उनको नोट डाउन करो। और नोट डाउन करके ये इंश्योर करो कि भाई कल को ये वाली मिस्टेक्स दोबारा ना हो। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ही बंदा सीखता है। जो बंदे ने किया होता है, अगर कोई मिस्टेक हुई थी उससे सीख लो कि दोबारा ये मिस्टेक कैसे नहीं रिपीट करनी। ठीक है, इस तरह से आप क्वालिटी को बेहतर कर सकते हो। लेट सपोज एबीसी कंपनी का आपने पहले ऑडिट किया है। ठीक है, अगर आपने एबीसी कंपनी को ऑडिट किया, सेम उसी इंडस्ट्री के अंदर एक और कंपनी उठ के आ गई आपके पास जिसका आप ऑडिट शुरू करना लगे हो, लेकिन उसका ऑडिट शुरू करने से पहले आप ये भी तो कर सकते हो ना यार, उस पुरानी कंपनी एबीसी कंपनी जो पास्ट ऑडिट आपने किया था उसका कोड रिव्यू करो, आइडेंटिफाई करो कहाँ पे इश्यूज आए थे, कहाँ पे क्वालिटी ब्रीच हुई थी। जब वहां पे आपने सीख लिया तो वो वाली चीजें इंश्योर करो कि यहाँ पे ना हो। कैसे होंगी? आप उनसे बचने के लिए कोई ना कोई प्रोसीजर्स लगाओगे, कोई प्रोसेसेस लगाओगे, इंटरनल कंट्रोल्स बनाओगे। ठीक हो गया, ताकि वो वाली मिस्टेक दोबारा से आपकी ना रिपीट हो रही हो। ठीक है, काइंडली मुझे 1 मिनट देना। यस, ये वो आपकी 8 चीजें हैं जो कि फर्म के अंदर वाली क्वालिटी कंट्रोल को, क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए काम आती है। ठीक है,
इनको याद ज़रूर करें, समझें ज़रूर, पढ़ लें एक दफ़ा, समझा तो मैंने हर एक पॉइंट आपको दिए है। मैं इसका कोई क्वेश्चन नहीं कराऊँगा, अगर पास में हम लोग कोई क्वेश्चन देख रहे हो, कोई सामने आ गया तो वेल एंड गुड, मैं करवा दूँगा, ठीक है? अगर आपको कोई क्वेश्चन पता है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, या फिर किसी भी तरीके से मुझे बता दो, मैं आपको करा दूँगा। लेकिन एट द सेम टाइम इसका बहुत मुश्किल है, आपको ये क्वेश्चन मिल रहा हो कि फर्म के अंदर कैसे क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दिस इज़ लेस एग्जामिनेबल। बड़ा आसान है कि आपको ये चीज़ें पता हों, बस दैट इज़ इट। उठाओ, कोई आपको सिनेरियो दिया, उसमें से ये सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो, इनके बारे में लिख दो, बहुत आसान होता है। इसलिए एग्जामिनर इनको एग्जाम में नहीं पूछता, ठीक है? लेकिन आपको फिर भी ये याद होने चाहिए। ज़रूरी इसलिए है कि अगर आ गया पेपर में तो फिर कैसे लिखोगे? याद होगा तो लिखोगे। आते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, व्हिच इज़ द मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑन एन असाइनमेंट। आ जाओ जी टॉपिक पे, क्वालिटी कंट्रोल इन ईच असाइनमेंट। यहाँ क्वालिटी कंट्रोल ऑन ईच असाइनमेंट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि भाई हर एक असाइनमेंट जो आप कर रहे होते हो उसके कंट्रोल्स रखना एक सेपरेट तरीका होता है इन कंट्रोल से। वो एक सेपरेट तरीके से आप कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो, एक मिनट, ये गाड़ी गुजर जाए फिर हम लोग करते हैं। हाँ, अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको जो क्वालिटी कंट्रोल विद इन द फर्म वाला आपको बताया है, उसके अंदर कोड रिव्यू के बारे में बताया था कि जब असाइनमेंट खत्म हो गई, तो तब हम लोगों ने रिव्यू किया। एक और चीज़ भी होती है व्हिच इज़ नोन एज़ हॉट रिव्यू, वो इधर आती है कि भाई अभी असाइनमेंट खत्म नहीं हुई, खत्म होने से पहले-पहले उसका रिव्यू कर लो कि अगर कोई मिस्टेक है तो उसको हम लोग ठीक कर सकें, उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकें उस मिस्टेक को, ठीक है? तो ये चीज़ें आती हैं, इसमें भी पॉइंट्स ही हैं जो कि आपने याद रखने हैं, लेकिन इनमें ये पॉइंट्स थोड़ा इन डिटेल जाके क्वेश्चन के अंदर टेस्ट हो रहे होते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ क्या होती है? ऑल वर्क इज़ सूटेबली, क्या? ऑल वर्क शुड बी सूटेबली डायरेक्टेड, सुपरवाइज़्ड, और तीसरी चीज़ रिव्यूड। कि भाई हर काम जो भी एक ऑडिट फर्म में हो रहा है, उसको डायरेक्ट किया हो। यानी कि एक सीनियर बंदा बता रहा होगा जूनियर्स को कि यार ये काम ऐसे करो, इसको इस तरह से इस ऑडिट रिस्क को ऐसे आइडेंटिफाई करो, प्लानिंग के ये प्रोसीजर्स ऐसे परफॉर्म करो और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ऐसे परफॉर्म करो, रिपोर्ट ऐसे बनाओ। मतलब डायरेक्ट आपने ठीक तरीके से किया हुआ होगा उसको। सुपरवाइज़ मतलब जब वो काम हो रहा था, तो उसको देखने वाला कोई था। जिस वक़्त वो काम हो रहा था, उस वक़्त उसको कोई देख रहा था, कोई वहाँ पे सीनियर बंदा बैठा हुआ था। यानी कि अगर ऑडिट टीम बैठ के काम कर रही है, तो वहाँ पे एक सीनियर बंदा बैठा हुआ है, जो कि देख रहा है कि यार ऑडिट रिस्क कैसे आइडेंटिफ़ाई किए जा रहे हैं, प्लानिंग कैसे की जा रही है, प्रोसीजर्स कैसे परफ़ॉर्म किए जा रहे हैं, कौन-कौन से परफ़ॉर्म किए जा रहे हैं, रिपोर्ट कैसे बनाई जा रही है, ठीक है? सारा काम देखने के लिए कोई था उधर। और तीसरी चीज़ रिव्यू, कि जब काम हो गया, जिस वक़्त काम हो गया, तो उस वक़्त एक रिव्यू परफ़ॉर्म कर लिया गया सारों का। जिसने देखो डायरेक्ट किया होगा, वो एक सेपरेट बंदा होगा। जिसने सुपरवाइज़ किया होगा, वो एक सेपरेट बंदा होगा, वो टीम के साथ वहाँ बैठा होगा, सबसे सीनियर होगा टीम में। और जिसने रिव्यू किया होगा, हो सकता है वो खुद ही डायरेक्ट करने वाला हो। क्योंकि डायरेक्ट कौन करता है? एक सीनियर मैनेजर करेगा या एक पार्टनर करेगा या कोई ना कोई करेगा, वही जाके एट द एंड काम को रिव्यू भी कर रहा होगा। ठीक है? काम ठीक हुआ या नहीं हुआ। यानी ये 3 चीज़ें लाज़मी होनी चाहिए कि अगर आपने एक असाइनमेंट के अंदर क्वालिटी को मेंटेन रखना है, कि डायरेक्शन हो, पहले किसी ने बताया हो कि क्या क्या काम करना है और कैसे करना है। दूसरी चीज़, उसकी सुपरविज़न हो, जब वो काम हो रहा था तो वहाँ पे देखने के लिए एक सीनियर बंदा बैठा हो। वो सीनियर बंदा लो लेवल का हो सकता है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस होगा उन बंदों से ज़्यादा जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं। और तीसरी चीज़, कि उस काम को फिर रिव्यू भी किया जाए, और इस रिव्यू से फिर दूसरा पॉइंट उठता है कि हॉट रिव्यू परफॉर्म किया जाए। अब ये हॉट रिव्यू क्या बनाया भाई? हॉट रिव्यू इज़ द रिव्यू दैट इज़ परफॉर्म्ड बिफोर द असाइनमेंट इज़ फिनिश्ड एंड बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फाइनलाइज्ड। पर ठीक है, जैसे भी स्पेलिंग का छोड़ो, स्पेलिंग का क्या करना है? फाइनलाइज्ड, LIZED, फाइनलाइज्ड। कि भाई हॉट रिव्यू करो हर एक एंगेजमेंट का। काम हो गया, ये इस वाले प्रोसेस से गुज़र गए, यानी कि काम जब इस प्रोसेस से गुज़रे, क्या मतलब है? डायरेक्शन दी गई आपको काम को, काम की डायरेक्शन दी गई, काम को सुपरवाइज़ करने वाला कोई था, काम हो गया। काम हो गया तो काम का रिव्यू भी हो गया। अब जब काम का रिव्यू हो गया तो भाई उसका हॉट रिव्यू कराओ। एक सीनियर बंदे से, अगेन वो कौन होगा? अली होगा या गौहर होगा या फिर जुनैद होगा, यानी कि रिव्यू कराओ इंटरनली।
उसका सबसे सीनियर बंदे को फर्म के अंदर जाके, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमेशा से पार्टनर ही होता है। वो बंदा रिव्यू करेगा, क्या बताएगा? अब भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव नहीं किया, हमने ये नहीं बताया कि क्या ये ठीक है, गलत है, हमने ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन ये सब कुछ करने से पहले हम काम कर चुके हैं। उस काम का रिव्यू कर रहे हैं कि भाई जो काम किया है, जो प्रोसीजर्स अप्लाई किए हैं, जो ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, जो प्लानिंग प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो हमने रिपोर्ट बनाई है, क्या ये सब कुछ ठीक हुआ है या नहीं? रिव्यू करेगा एक एक्सपीरियंस बंदा जो कि कॉम्पिटेंट होगा, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर वो एक पार्टनर होता है। बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि पेपर में अगर पार्टनर रिव्यू नहीं कर रहा तो मतलब वहाँ पे डेफिशिएंसी है कंट्रोल की। ठीक हो गया? इसलिए हमेशा रिव्यू हॉट रिव्यू मोस्ट सीनियर बंदा कर रहा होता है कि असाइनमेंट खत्म होने से पहले आपने रिव्यू कर लो उसका, ठीक तरीके से इन डेप्थ रिव्यू करो। ठीक हो गया? ये आपके पहला और दूसरा पॉइंट है। फिर आता है तीसरा पॉइंट। यस, एक और पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट आता है कि इट शुड बी केयरफुली प्लान्ड व्हिच audit team member will perform the work, which would which member would review the work, and what would be the best time to perform the audit. अब इस बात का मतलब क्या है? देखो, केयरफुली सबसे पहली चीज़, तीसरा पॉइंट आपके सामने क्या है कि केयरफुली ये चीज़ प्लान करनी पड़ेगी आपको कि भाई काम कौन करेगा, उसका रिव्यू कौन करेगा और वो काम होना किस वक़्त चाहिए, उसका बेस्ट टाइम क्या है। ये बताता क्या है आपको? देखो, अगर आपने ट्रेनीज़ अपने काम के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है? मैं कहता हूँ लेट्स सपोज़ मैं पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करता हूँ। मैं ऊपर आता हूँ, मैंने एक एग्ज़ाम्पल बनाई हुई है जिसमें मैंने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आपको समझाए थे, मैं उस पे आता हूँ। वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये नहीं बनी पड़ी हैं। देखो, सिंपल सी बात है, देखो पीपीई का ऑडिट करना एक आसान काम है। क्यों? रीकैलकुलेशन है सारी की सारी कि भाई देखो आपने कौन से प्रोसीजर लगाओगे, रीकैलकुलेट कर लोगे जो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन उठ के आ रही है। डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड कैरिंग वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू। पॉलिसी उठानी है उसके हिसाब से रीकैलकुलेट कर देना है, आसान काम है। लेकिन अब अगर मैं बोलूँ कि जो लॉन्ग टर्म लोन है, तुम नहीं, सॉरी, पहले मेरी बात सुनो। पीपीई का ऑडिट इसलिए कौन कर सकते हैं? एक ट्रेनी जो कि नया आया है उसको आप थोड़ी सी डायरेक्शन दे दो, कैलकुलेशन ऐसे ऐसे होने। आप भी तो ट्रेनी जाओगे ना, ऐसे ट्रेनी गए हुए होगे फर्म में, ठीक है? अगर आप एज़ अ ट्रेनी गए थे, तो ये ऑडिट प्रोसीजर आपको रीकैलकुलेशन तो आती थी। तो अगर आज मैं आपको बता दूँ भाई मेरी पॉलिसी ये है कि 10 साल के ऊपर मैं डेप्रिशिएट करता हूँ, डायरेक्शन मैंने आपको दे दी और मैंने आपको बोला बस इसकी डेप्रिसिएशन कर लो। आसान है, मुश्किल है? बहुत आसान है। नंबर ऑफ आइटम्स होने चाहिए आपके पास कि कितने नॉन करंट एसेट पड़े हैं, हर एक को डेप्रिशिएट करना है, डेप्रिसिएशन सारी की सारी ऐड अप करनी है, एक्यूमुलेटेड निकालनी है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड करना है, आपके पास कैरिंग वैल्यू आ गई। वही कैरिंग वैल्यू इधर आ रही है, इक्वल आ रही है, वेल एंड गुड। बस ये प्रोसीजर है, ये तो एक ट्रेनी भी कर सकता है। अब अगर मैं नीचे आके आपको बोलूँ कि यार ट्रेनिंग को यार लॉन्ग टर्म लोन भी कर दो, भाई उसमें आईएफआरएस 9 आसान तो नहीं है, वो तो इतना मुश्किल काम है समझना। वो तो मैनेजर्स इतने मुश्किल भूल जाते हैं कि यार वो बुक्स उठा के फिर रहे होते हैं कि भाई ये आईएफआरएस 9 के अंदर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैसे होती है। तो एक ट्रेनी कैसे कर सकता है? वो ट्रेनी तो अभी-अभी पेपर देकर आया होगा। तो लॉन्ग टर्म लोन अब ट्रेनी तो नहीं करेगा, वो एक एप्रोप्रिएट सीनियर बंदे को होना चाहिए। यानी मेरी जो पहली वाली बात थी कि इट शुड बी केयरफुली प्लान्ड हू वुड परफॉर्म व्हिच वर्क, कि भाई कौन-सा बंदा कौन-सा काम करेगा, ये चीज़ ठीक से प्लान होनी चाहिए। यानी कि ट्रेनी को ट्रेनी लेवल वाला काम दो, उससे थोड़े से सीनियर ट्रेनी को जिसका एक्सपीरियंस है, जो 2-3 साल लगा चुका है, उसको उससे बड़ा काम दो और फिर जो एम्स वगैरह वो और मुश्किल काम करेंगे। यानी एप्रोप्रिएट डेलीगेशन होनी चाहिए काम की आपके पास। एप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर आपका काम डिवाइड होना चाहिए। फिर दूसरी बात कि उसका रिव्यू कौन करेगा? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैंने एक ट्रेनी को बोला कि पीपीई के ऊपर आप ऑडिट करो और दूसरे ट्रेनी को बोला कि इन्वेंटरी अगेन आईएस 2 बहुत आसान है, उसके ऊपर आप ऑडिट करो। फिर जब ऑडिट खत्म हो गया, मैंने ट्रेनी को बोला कि यार जिसने एक ट्रेनी दूसरे बंदे का काम रिव्यू कर ले, मैंने ये कह दिया। ऐसा भी तो नहीं कर सकता ना। अब उस ट्रेनी को क्या पता है कि रिव्यू कैसे किया जाता है? उसको तो ये चीज़ नहीं पता। यानी कि एप्रोप्रिएट बंदा फिर उसको रिव्यू भी कर रहा हो, उससे सीनियर बंदा, डेलीगेशन एप्रोप्रिएट हो। उन दोनों से सीनियर बंदा उनका रिव्यू कर रहा होगा, ठीक है? और फाइनली किस टाइम पे आपने काम करना है? आपने काम हमेशा याद रखना है, रश नहीं करना होता। ऑडिट इज़ नॉट अ थिंग दैट शुड बी रश्ड। जब आप टाइम को क्या करते हो, जब आप ऑडिट फीस एंड टाइम कम करते हो, तो आपकी क्वालिटी गिरने का खतरा होता है, ठीक है? जितना जल्दी काम करने की कोशिश करोगे, उतना कम सैंपल साइज़ उठाओगे, उतने कम प्रोसीजर्स लगाओगे, उतने कम ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करोगे, तो एट द एंड आपकी क्वालिटी क्या होगी? इम्पेयर हो जाएगी। तो उससे आपने बचना है। इसलिए आपने ऐसे टाइम पे ऑडिट शुरू करवाना है और ऐसे टाइम पे खत्म कराना है जब टाइम उसको आप ठीक तरीके से दे सको। मतलब कि आप उस पे सारा काम कर सको, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ वर्क कर सको, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सको, ये मेन लाइन होती है।
ठीक है। इसलिए ये वाला काम भी इंपॉर्टेंट है कि भाई किस बंदे ने क्या काम करना है ये केयरफुली प्लान करो, कौन बंदा रिव्यू करेगा, किसका रिव्यू करेगा, ये चीज भी केयरफुली प्लान करो, और फाइनली ये ऑडिट कब शुरू होना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 चीजें हो गई क्वालिटी कंट्रोल इन ईच असाइनमेंट की अभी तक। 2 और चीजें रहती हैं कि भाई चौथी चीज बहुत आसान, ऑल वर्क शुड बी केयरफुली डॉक्यूमेंटेड। अब इस बात का क्या मतलब है? अगेन वही वाली बात जो कि हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि हम लोगों ने हर एक काम को डॉक्यूमेंट करना है अप्रोप्रिएटली। वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट क्यों कर रहे होते हैं? ताकि अगले बंदे को रिव्यू करा सके। वही सारी स्टोरी यहाँ पे भी है कि भाई डॉक्यूमेंट करोगे, अगर डॉक्यूमेंट हो रही है चीज तो जो बंदा काम कर रहा होगा वो भी डरेगा कि यार डॉक्यूमेंट हो रही है, हर एक चीज मैंने ठीक से काम करना है वरना पकड़ा जाऊंगा। और जो बंदा रिव्यू कर रहा होगा उसको रिव्यू करने में आसानी होगी, उसको पता होगा क्या काम किया गया। अब एक ट्रेनर ने काम किया है, पीपीई के ऊपर डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेशन कर ली है, अपने माइंड के अंदर वो बोला है कि ठीक है ऐसे तो नहीं है ना, ऐसे तो मैं नहीं ऑडिट करूंगा। वो ये तो नहीं हो सकता कि भाई उसने अपने दिमाग में कैलकुलेटर के ऊपर कर ली और बस बात खत्म। नहीं, पूरी पूरी एक्सेल की शीट्स बनाई जाती हैं ऑडिट फर्म के अंदर, पूरे पूरे पेजेस प्रिंट किए जाते हैं, हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम के ऊपर डिफरेंट प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं। तो उन सब चीजों का डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, एक जगह पे सेव होना जरूरी है, ताकि अगर कोई कल को मसला बने तो आप उठाओ डॉक्यूमेंट देखो, रिव्यू करो, आपको पता हो कि भाई ये काम ऐसे हुआ था, बात खत्म। ट्रेनिंग को सामने बिठा के तो नहीं पूछूंगा कि भाई तुमने क्या काम कैसे किया था करके बताओ, ऐसे नहीं होता। डॉक्यूमेंट अप्रोप्रिएटली होना चाहिए काम को। ठीक है, ये आगे चौथी चीज। और फिफ्थ एंड द फाइनल चीज अब आती है आपके पास हर असाइनमेंट की क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, कि भाई केयरफुल प्रोसीजर्स अपॉन एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल असाइनमेंट के अंदर। लेट सपोज अभी ये सारा काम नहीं हुआ, लेकिन असाइनमेंट आपकी शुरू होने लगी है, उससे पहले आप क्या काम करते हो? क्या क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, ये वाले प्रोसीजर्स लगाते हो ना, तो उसको अप्रोप्रिएटली आपने किया वो। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने गलती कर दी और क्लाइंट के अंदर इनहेरेंट रिस्क बहुत ही ज्यादा हुआ, आई एम सेइंग कि हर एक आपको पुराने ऑडिटर से प्रोफेशनल एक्सेप्टेंस या प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है, प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज ये वाला टॉपिक, ये उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ये रहा लिखा हुआ है। इसके अंदर हमने पढ़ा था प्रोफेशनल क्लियरेंस के प्री अपॉइंटमेंट में क्या क्या चीजें आप टेस्ट कर रहे होते हो। ये यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि जो प्री अपॉइंटमेंट के इश्यूज थे ना वो आपने अप्रोप्रिएटली परफॉर्म किए, उनको एड्रेस ठीक तरीके से किया हो कि भाई अगर आपको पता लगा कि इनहेरेंट रिस्क बहुत ज्यादा है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर एक आइटम इनकम स्टेटेड है, तो उस केस पे भी अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो और आपने प्रोसीजर्स ठीक नहीं इस्तेमाल किए थे उस वक्त और आपने एक्सेप्ट कर लिया क्लाइंट को, अब जब एक्सेप्ट कर चुके तो ऑडिट तो करना है आपने। अब जब ऑडिट करना है तो इतने ज्यादा इश्यूज क्या आपकी फर्म संभाल सकेगी या नहीं? अगर ना संभाल सके तो क्वालिटी तो इम्पेयर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, चाहे आप ये सारा काम करो या ना करो। लेकिन हो सकता है अगर आप ना संभाल सके वो सारा का सारा काम तो क्वालिटी तो इम्पेयर हो जानी है आपकी। तो इसलिए आपने प्री एक्सेप्टेंस इश्यूज या प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज को अच्छे से ध्यान देना है, उनके प्रोसीजर्स ठीक से अपॉइंट करने हैं। एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस बात एक है। कंटिन्यूएंस क्या होता है कि आप पिछले साल भी एक कंपनी का ऑडिट करते थे, इस साल भी आप कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो ऑडिट को। एक्सेप्टेंस यानी न्यू क्लाइंट मिल रहे हैं, कंटिन्यूएशन में दोबारा से वही इशू देखे जाते हैं, ये वाले जो प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज हम लोगों ने पढ़े हैं कि भाई कोई ऐसा इशू तो नहीं है। ठीक है, ये होते हैं हमारे 2 टॉपिक्स। पहला था हमारा क्या, क्वालिटी कंट्रोल विद इन द फर्म। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर 2 टॉपिक्स, क्वालिटी कंट्रोल विद इन द फर्म, एक जेनेरिक स्टाइल होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी इशू करती है, सारी फर्म्स के लिए सेम होते हैं, वो ये लिखे हुए हैं। लेकिन ये एग्जाम में इतने आने वाले नहीं है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आने चाहिए। दूसरा हमारा टॉपिक था क्वालिटी कंट्रोल इन ईच असाइनमेंट। हर एक ऑडिट, हर एक एडवाइजरी के असाइनमेंट, हर एक टैक्स के असाइनमेंट डिफरेंट हो सकती है, वहां पे सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, तो उनके लिए आप ये चीजें इस्तेमाल करोगे हमेशा पेपर में। पेपर में क्वेश्चन आ गया आपके जहन में डायरेक्टली आ जाना चाहिए, यार मैंने क्या चीज पढ़ी थी ऑडिट की, यूट्यूब के ऊपर जब मैं क्लास देख रहा था मैंने ये चीजें पढ़ी थी, 5 पॉइंट्स पढ़े थे। अब जब आप उठा के वो सिनेरियो पढ़ रहे हो, जैसे मैं भी आगे सिनेरियो बना के दूंगा और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वो इसी से रिलेट कर रहा होगा, तो मैं यही पॉइंट्स यूज करूंगा उठाते हुए कि यार मेरे जहन में ये पॉइंट्स है। ठीक है, और क्या इन पॉइंट्स के ऊपर कोई इशू तो नहीं बन रहा उस सिनेरियो के ऊपर? अगर बन रहा है तो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, बस दैट्स इट। और लिखना कैसे, एग्जाम को सॉल्व कैसे करना है, यार देखो यहाँ पे मैं आपको कोई डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता भाई, लेकिन मैं प्रोवाइड कर भी सकता हूँ किस तरह से। आपने सिंपल देना है, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, लिंक, यानी राइट मटेरियल फ्रॉम सिनेरियो, और इसको यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है? पहला काम आइडेंटिफाई करो, लिंक करो, यानी कि राइट मटेरियल फ्रॉम सिनेरियो,
कैसे आपको लगता है कि भाई वो है? रीजन दो, रीजन दे दिया तो बताओ कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जो मसला आ रहा है आपका कि भाई आपकी क्वालिटी जो इम्पेयर हुई है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इन सारी चीजों को आपने फॉलो करना है जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हो। ठीक हो गया? यानी कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये याद होंगी तो आपको पता होगा कि यार इन चीजों के ऊपर इश्यूज बन सकते हैं, और फिर आपको आंसर लिखना आना चाहिए। वो ये चीजें कि आइडेंटिफाई करो सबसे पहले तो, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करो सबसे पहले। मटेरियल से लिंक, मटेरियल लिखो क्वेश्चन से उठा के, यानी लिंक करो और रीजन दो। ये दोनों आप कंबाइन भी कर सकते हो। ठीक है? और फिर आप ये बता रहे हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस गलती के लिए। ठीक हो गया? आते हैं अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन मतलब जो मैं खुद से बना के आपको दे रहा हूँ अभी, वो वाला सॉल्व करेंगे। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन की तरफ नहीं जाएँगे। पहले आई वांट कि आप लोग अंडरस्टैंडिंग लो, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इनके क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। सो बी रेडी फॉर इट। ठीक है? लेट्स कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि यू आर रिव्यूइंग द वर्क, या फिर यू आर रिव्यूइंग एन ऑनगोइंग एंगेजमेंट ऑफ अ क्लाइंट। योर रोल इज, कोई भी रोल हो सकता है। योर रोल इज एज अ मैनेजर, आप कह सकते हो। ठीक है? अब आगे आओ, आगे क्या कहते हैं? द ऑडिट वर्क was started on March 16, 2020, 2022, whereas the audit plan was agreed with the partner in, oh sorry, on 1st April 2022। आगे आ जाओ। अभी तक यहाँ पे पढ़ो इसको, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आइडेंटिफाई करो कहाँ कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, ताकि जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आपके माइंड में जो चीज चल रही थी क्या वो ठीक है क्या वो गलत है आपको पता हो। लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन लिख के फिर सॉल्व कराऊंगा इसको। आगे है, देयर आर currently 3 trainees at the client's premises and no senior trainee is with them or supervising। नहीं, ये हो गया अगला पॉइंट। आगे कहता हूँ कि भाई trainees have been told as well that after completion of their work, they should review each other works। ठीक है? एक और पॉइंट हो गया। आइडेंटिफाई करो साथ साथ जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ प्लीज। एन ऑडिट सीनियर मैनेजर based in the firm's office has checked the bank reconciliations and title deeds of clients' properties। अच्छा ठीक है, ऑडिट सीनियर ने ये काम किया है। The trainees on the site have tested related party transactions, deferred taxes, and financial instruments। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। दिस इज योर क्वेश्चन। मैं एक एक करके एक एक लाइन पढ़ूंगा, एंड आप लोगों का काम ये बनता है कि भाई जैसे जैसे मैं लाइन पढ़ूं आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहला है कि भाई, एक मिनट। पहला है कि भाई देखो, यू आर रिव्यूइंग एन ऑन गोइंग एंगेजमेंट ऑफ अ क्लाइंट, और मेरा रोल क्या है? मैनेजर है। ठीक है? यहां तक मुझे समझ आता है, यहां तक मुझे कोई इशू भी नहीं नजर आता। आगे क्या है? द ऑडिट वर्क वाज स्टार्टेड ऑन 16th of March 2022, where as
द ऑडिट प्लान वॉज एग्रीड विद द पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2022। कोई इशू मिलता है इसके अंदर आपको? मुझे मिल रहा है एक बहुत बड़ा इशू कि भाई देखो, आपने ऑडिट का काम शुरू किया 14 डेज पहले, यानी कि यू हैव स्टार्टेड दिस वर्क। आप ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने लग गए हो, आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करने लग गए हो, लेकिन प्लानिंग प्लानिंग पार्टनर के साथ कब एग्री हुई? प्लान के हम लोग क्या काम कैसे करेंगे वो एग्री हुई 1 अप्रैल को। भाई प्लान बाद में एग्री हो रहा है, काम पहले हो रहा है। ऐसा किस दुनिया में लिखा हुआ है? प्लान पहले बनता है हमेशा और उस प्लान के अकॉर्डिंगली ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे एक गलती मुझे मिल गई, ठीक है। अब ये जेनेरिक से गलती मिली मुझे कि यहाँ से आइडेंटिफाई होता है, यहाँ पे आइडेंटिफाई इस चीज को यूज करते हुए हो रहा है कि यार ये इशू है, नहीं है, लेकिन मैंने खुद से आइडेंटिफाई कर लिया। तो ऐसे इश्यूज भी आपने जहन में रखने हैं। ये तो अपने माइंड से टेक्निकल तरीके से आइडेंटिफाई करने वाली चीज थी, सामने आपके लिखी थी कि भाई प्लान बाद में बन रहा है, काम पहले हो रहा है। ऐसा किस दुनिया में होता है? हमेशा प्लान पहले बनता है और बाद में काम होता है। जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था, ये सारे के सारी लेक्चर्स अभी आप सुन रहे हो, तो सबसे पहला लेक्चर किस चीज का था? ऑडिट प्लानिंग, जिसमें हम लोग ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं ऑडिट कैसे करेंगे। तो भाई प्लान पहले बनता है, बाद में आप प्रोसीजर्स लगाते हो, बाद में आप काम करना शुरू करते हो। और यहाँ पे उलट हो रहा है, मतलब आपने काम पहले कर दिया, प्लान जो कुछ भी था यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो इट। ऐसा किस दुनिया में होता है? पहला इशू मिल गया, ठीक है, आइडेंटिफाई कर चुका हूं मैं। आगे बाद में देखते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी चीज लिख रही थी, इट शुड बी केयरफुली प्लान विच ऑडिट टीम विल वर्क द विच परफॉर्म द वर्क विच ऑडिट टीम would review the work and what would be the time to perform the audit। यानी कि भाई प्लानिंग के बारे में तो लिखा था ना कि प्लान आप केयरफुली करो। उस प्लान के अंदर, इस प्लान के अंदर ये भी लिखा हुआ होगा कि भाई कौन सा बंदा क्या काम करेगा, कौन सा बंदा रिव्यू करेगा, कब ऑडिट शुरू होगा। लेकिन नहीं, आपने तो पहले से ही सब कुछ कर दिया, तो वो तो प्लान को तो आपने फॉलो ही नहीं किया, सीधी सी बात है। अगली लाइन पे आओ। देयर आर करंटली 3 ट्रेनीज एट द क्लाइंट प्रेमिसेस एंड नो सीनियर ट्रेनीज विद देम। भाई कोई इशू मिलता है यहाँ पे? हाँ, बहुत बड़ा इशू है। सुपरविजन करने के लिए कौन है भाई उधर? कोई सुपरविजन करने के लिए बैठा हुआ है? हमने तो बोला था ना कि भाई ये देखो, सुपरवाइज होना चाहिए हर एक काम, वहां पे एक सीनियर बंदा होना चाहिए, चाहे वो सीनियर ट्रेनी हो, सीनियर मोस्ट ट्रेनी, जो कि काम को सुपरवाइज करो। क्यों? क्योंकि उस बंदे का एक्सपीरियंस है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा, जहां पे तो ऐसी कोई बात ही नहीं है आपके सामने लिखी हुई, ठीक है। तो अगेन एक और इशू मिल गया कि भाई 3 सिर्फ जूनियर ट्रेनीज बैठे हुए हैं वहां पे और वही काम किए जा रहे हैं। आगे, the trainees have been told as well that after completion of their work they should review each other's work। भाई एक और इशू आ गया अगेन रिव्यू का यहाँ पे, कि भाई आप काम, ट्रेनीज को कैसे कह सकते हो कि एक दूसरे का रिव्यू करो? काम तो एक सीनियर बंदा रिव्यू करता है। काम कौन रिव्यू करता है? जिसने डायरेक्शन प्रोवाइड की होती है। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है कि डायरेक्शन प्रोवाइड की गई। 3 क्लाइंट ट्रेनीज थे उधर बैठे हुए, अभी तक अब डायरेक्शन की बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, आगे क्या कहते हैं कि an audit senior manager based in the firm office has checked the bank reconciliation and title deed of the client premises। अच्छा ठीक है, कोई इसको अकेले पढ़ते हैं, मुझे कोई रेस्ट नहीं मिल रहा, आगे पढ़ते हैं। The trainees of the site have tested related party transaction और तेरी deferred taxes and financial instrument। वही चीज एग्जांपल जो मैंने भी आपको ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर समझाई थी कि भाई ट्रेनीज को आप एक मुश्किल काम दे रहे हो। रिलेटेड पार्टी को कैसे, IS 24 को कैसे अप्लाई करोगे? ट्रेनी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है ना, आसान तो नहीं होता। आपको कैसे पता चलेगा रिलेटेड पार्टी क्या है, उसके ऊपर कैसे कैसे प्रोसीजर्स होते हैं, कितने बड़े प्रोसीजर्स होते हैं, आपको कैसे पता? ठीक है। डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना IS 12 आप लोगों को आसान लगता है, एज ए स्टूडेंट आसान लगता है, तो ट्रेनी जब आप ऐसे जाते हो तब भी तो स्टूडेंट होते हो, तो क्या वो काम आप कर सकते थे उस वक्त फॉर्म में? बैक टू प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कर सकते थे ना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS 9, भाई पढ़ने में मौत आती है, प्रैक्टिकल लाइफ में करना तो और मुश्किल काम है। चाहिए ये था कि ये सारा काम मैनेजर खुद करता। और जो बैंक रिकंसिलिएशन आसान चीज है, टाइटल डीड्स देख लेना, यानी कि एक छोटा सा प्रोसीजर है कि भाई इनवॉइस देख लोगे क्या क्लाइंट इस चीज को ऑन करता है, यानी ये एक आसान चीज है, वो ट्रेनिंग्स को देना चाहिए था। मुझे एक और इशू यहाँ पे मिल गया। 3 इशू में आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, कौन कौन सी बातें लिख सकूँ। डायरेक्शन का मसला है कि ट्रेनिंग्स को कोई डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई, निकल आया मसला। सुपरविजन के लिए कोई बंदा उधर नहीं है, निकल आया मसला। रिव्यू कोई नहीं कर रहा, रिव्यू ट्रेनीज एक दूसरे का खुद कर रहे हैं। हॉट रिव्यू की कोई बात नहीं हुई, मैं इसके ऊपर कोई ऐसा सच बात नहीं करूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे बात, इट शुड बी केयरफुली प्लान्ड, प्लानिंग अकॉर्डिंगली नहीं हुई भी, प्लान ठीक तरीके से नहीं किया गया कि भाई कौन सा बंदा क्या काम करेगा और कौन बंदा किसका काम रिव्यू कर रहा होगा, ठीक है। ऑल वर्क शुड बी डॉक्यूमेंटेड, इसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई, मैं बात भी नहीं करूंगा। केयरफुल प्रोसीजर्स अपॉन एक्सेप्टेंस, इसके बारे में कोई बात नहीं लिखी हुई, मैं बात नहीं करूंगी। यानी मेरे पास और एक जो बड़ा इशू है कि भाई प्लान पहले बना और बाद में हम लोगों ने काम किया। अब मैं आइडेंटिफाई करके लिखना शुरू करता हूँ, पहले के ऊपर लिखता हूँ। द प्लान ऑफ द एंगेजमेंट was agreed with
द पार्टनर ऑन, किस डेट पे एग्री हुआ था? 1 अप्रैल 2022 को, ऑन 1 अप्रैल 2022, वेयर एज द वर्क was started before that. अब रीजन दो, the quality would be impaired as the team started work before the senior individual could agree the plan. ठीक है भाई, सीनियर इंडिविजुअल के एग्री होने से पहले प्लान एग्री होने से पहले टीम ने काम स्टार्ट कर दिया था, इससे क्वालिटी इंपेयर होगी। कैसे होगी कि भाई देखो, अब आप इसको एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, कैसे एक्सप्लेन करोगे? द टीम would have not followed the plan और डायरेक्शन, हो सकता है उस प्लान के अंदर डायरेक्शन भी प्रोवाइड की गई होती, वो भी नहीं फॉलो, और डायरेक्शन ऑफ द सीनियर competent partner, hence this would have impaired the quality. कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? The manager in charge of the engagement would be responsible for this as he would have allowed the team to start audit work before it was planned. मैनेजर का काम होता है ना ये बताना कि भाई आप जाके काम शुरू करो, प्लान एग्री हो चुका है। मैनेजर ने क्यों उनको पहले इजाजत दी थी कि भाई गो अहेड एंड डू योर वर्क? ऐसा क्यों हो गया? मैनेजर का काम था ना ये वाला, तो मैनेजर को चाहिए था कि वो देखे। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, रीजन भी बता दी, लिंक भी कर दिया, आइडेंटिफाई जब मैं लिख रहा था जब मैं लिख रहा था तब मतलब आइडेंटिफाई भी हो गया, ठीक हो गया। फिर आते हैं अगले वाले को, देयर आर कंट्री 3 ट्रेनीज, अगेन इसके ऊपर कैसे लिखेंगे? देयर इज नो सीनियर ट्रेनी टू आइडेंटिफाई या सुपरवाइज करने के लिए कोई बंदा उधर नहीं बैठा हुआ, देयर इज नो वन टू सुपरवाइज। सिनेरियो के साथ लिंक करूंगा, देयर आर 3 ट्रेनीज एट द क्लाइंट प्रेमिसेस एंड नो सीनियर ट्रेनीज विद देम, द क्वालिटी वुड बी impaired as there is no person to supervise the work of the 3 junior trainees working at the client. There will be no one to supervise the work performed, the procedures applied. Hence, there would be a risk of quality impairment. The responsible person, who will be the responsible person? यहाँ पे मैं मैनेजर और पार्टनर दोनों को रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगा। क्यों ठहराऊंगा? कि भाई इट वाज अंडर द सुपरविजन ऑफ द पार्टनर, ही शुड हैव बीन देयर टू आइडेंटिफाई हु इज, ही शुड हैव बीन देयर व्हाइल द टीम वाज बीइंग आइडेंटिफाइड इन द प्लानिंग स्टेज। तो उसको इंश्योर करना चाहिए था, ही शुड हैव इंश्योर्ड दैट द टीम हैज बीन, द अप्रोप्रिएट टीम हैज बीन सेलेक्टेड एंड मैनेजर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। आगे कहते हो ट्रेनीज हैव बीन टोल्ड टू रिव्यू ईच अदर्स वर्क, भाई मैनेजर की गलती है, सीधी सीधी सी बात है। द ट्रेनीज हैव बीन टोल्ड बाय द मैनेजर or the senior person that they should review each other's work, whereas this would impair the quality as trainee do not hold the enough experience or competence level to review each other's work appropriately. They would not know how to review each other's work. Scenario के साथ भी link हो गया, सब कुछ हो गया। Final आता है, who is responsible? The manager, मैंने पहले बता दी। ये एक point में लिखूंगा इसके ऊपर कि भाई देखो, the manager is responsible for delegating the work inappropriately as the more complex work is being performed by, किससे परफॉर्म हो रहा है? जूनियर ट्रेनीज, whereas the easy work is being performed by the manager himself. Is it looks as if the manager did not want to do a lot of work, या जो भी आप लिखना चाहो, the trainees would not have enough competency level to test these complex transactions. Hence this would have impaired the quality. The manager and the partner both are responsible because the client is being conducted under the supervision of the manager himself and the partner himself. भाई partner भी तो responsible है ना, यहाँ पे पार्टनर क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा? भाई टीम आपने बनाई, मैनेजर ने बेशक उनको जाके बोल दे तुम ये काम करो, एज अ पार्टनर इट वाज आल्सो हिज वर्क टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय हु। ये चीज पर आइडेंटिफाई करना जरूरी था ना। तो इस तरह से जैसे मैंने ये लिखा है, छोटा सा बड़ी आसान लिखता है ये लिखना क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, आपने सिर्फ अपने दिमाग में स्टोरी बनानी और लिख देना है, दैट इज इट, बात खत्म। इसलिए इसको काइंडली आप लिख लें, ठीक है। मैंने आपको एक सॉल्व करा दी, इट इज मोर देन इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग। ज्यादा डिटेल में अगर आप जाना चाहते हो, काइंडली इट इज माय रिक्वेस्ट कि इनको हाँ सॉल्व करें, ये जो बाकी मैंने रिमेनिंग छोड़े लिखने की प्रैक्टिस से सॉल्व करें। अगर मैं सब कुछ करा दूंगा तो भाई फिर आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप लोग? ये भी तो आपका काम भी तो बनता है ना कि आप लोग करें, ठीक है। इसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स किस चीज के? हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स पास्ट क्वेश्चंस अब, ठीक है। इसके किट के अंदर से हम लोग हर एक टॉपिक, कितने टॉपिक्स हमारे पास? 5 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैंने 5 क्वेश्चंस कराने हैं, सॉरी
हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन कराने, यानी कि इन टोटल मैं आपको 5 क्वेश्चंस कराऊंगा। इससे ओवर एंड अबव इफ यू गाइस हैव एनी इश्यूज इन अदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैनेजमेंट के, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मुझे कह सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करा दें, आई विल बी मोर देन वेलकम टू कि मैं वो वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊं। अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कराना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सी यू देन। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस मैनेजमेंट भी अब हमारा खत्म हो चुका है। जिस बंदे ने बुक नहीं अभी तक शुरू की, तो इट इज माय रिक्वेस्ट कि यार जाओ बुक पढ़ना शुरू करो। क्वालिटी कंट्रोल मैंने आपको समझा दिया, आपको ये चीज पता लग गई कि फर्म के अंदर के लिए आपने रट्टा मार लिया, आपको ये चीज पता लग गई कि भाई असाइनमेंट के ऊपर कैसे करना है। मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया, एक मैंने आपको रिस्क लिख के दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आ गया। जब पेपर में जाओगे ना, तो वहां पे अगर ये चीजें सिर्फ याद रखोगे, तो आपको वहां पे कुछ नहीं समझ आना क्या लिखना है। मटेरियल लिखने के लिए आपको बुक लाजमी चाहिए, बुक पढ़ो। बुक के अंदर आपको टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स मिलेंगे, पीछे उनका आंसर भी मिलेगा। आप करोगे, आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए गो अहेड एंड डू इट, आप उनको पढ़ो, लाजमी पढ़ो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय मेरी तरफ से।